नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज 7 मार्च है। 2019 में 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी। तो आप मान कर चलिए कि लगभग 1 साल बाद लोकसभा चुनाव की अधिसूचना किसी भी दिन जारी हो सकती है। तो इस बीच में 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव है, ये तो आपको पता ही है। और उसके अलावा लोकसभा चुनाव के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के चुनाव हैं और उसके कुछ महीने बाद ही महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है लगभग 12 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अगले 1.5 साल में, करीब 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा मान लीजिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक ये चुनाव जो है विधानसभा के होंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन अपने घर में बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। 7 राज्यों में पार्टी को तय करना है कि उसका राज्य का नेतृत्व कौन होगा, क्या होगा। अब शुरू करते हैं। जो अभी 6 राज्य हैं जहां चुनाव होना है, उनमें से किस किस राज्य में क्या समस्या है। पहला राज्य राजस्थान लेते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राज्य का क्या किया जाए। वसुंधरा राज्य को राज्य की राजनीति से विदाई दी जाएगी या पूरी तरह से राजनीति से ही विदाई दी जाएगी, पार्टी को ये फैसला करना है। और ये फैसला करने के लिए पार्टी के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। एक बात जो अभी स्पष्ट नज़र आ रही है वो ये कि विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेगी। ये पहला कदम है वसुंधरा राजे सिंधिया की राजनीति के अंत की घोषणा का। अब प्रोजेक्ट न करने का सबसे लोकप्रिय नेता को अगर आप फैसला करते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब आप मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। तो मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते तो क्या बनाना चाहते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव है। अगर उनको राष्ट्रीय राजनीति में लाना है, केंद्र में लाना है, तो लोकसभा चुनाव लड़ाना पड़ेगा। राज्यसभा से भी आ सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव बेहतर विकल्प है। तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया इसके लिए तैयार होंगी? वो आमतौर पर तैयार नहीं होती हैं। वो जब केंद्रीय राजनीति में थी तो राज्य में जाने को तैयार नहीं थी, जब राज्य की राजनीति में चली गई तो अब केंद्र में आने को तैयार नहीं है। तो अब उनके सामने ऑप्शन क्या है, इस पर निर्भर करेगा। और उनके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सिवाय इसके कि पार्टी हाईकमान की बात मान लें या राजनीति से संन्यास ले लें। इन दो के अलावा उनके पास कोई विकल्प है नहीं। नई पार्टी बनाने का समय उनका बीत चुका है। तो इसलिए उस बारे में वो कोई कदम उठाएंगी, इसमें मुझे भारी शंका है। दूसरी बात, दूसरा राज्य, और वो है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कोई समस्या नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ही नेतृत्व संभालेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी संभावना है। बीजेपी में कुछ भी आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, संभावना के आधार पर ही आपको बात करनी पड़ेगी। वैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का कोई विकल्प है नहीं बीजेपी के पास। तीसरा राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ऐसा पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ नेता, और मैं टॉप 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके नीचे की बात कर रहा हूँ, उनके मन में ये धारणा बन गई है कि डॉक्टर रमन सिंह ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है और वो पार्टी पर कब्जा आसानी से छोड़ेंगे नहीं। और चुनाव के समय छुड़ाना और मुश्किल है। मुश्किल ये है कि पिछले 5 साल में 4 साल से ज़्यादा हो गए, 5 साल हो जाएंगे नवंबर दिसंबर में, पार्टी ने राज्य में कोई नया नेतृत्व जो है वो विकसित नहीं किया। इसका नुकसान है जो रमन सिंह को चुनौती दे सके। एक और नेता है वहाँ छत्तीसगढ़ में, ब्रजमोहन अग्रवाल। वो पार्टी की पकड़ से, पहुँच से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने एक तरह से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, तो पार्टी के जो है अनुशासन से अपने को बाहर समझने लगे। तो उनका कोई ना कोई इलाज पार्टी को करना पड़ेगा अगर छत्तीसगढ़ में पार्टी को अपनी स्थिति सुधारनी है, अगर छत्तीसगढ़ में पार्टी को सत्ता में आने की दावेदारी पेश करनी है। तो हल ढूंढना पड़ेगा इन दोनों नेताओं का कि रमन सिंह का क्या किया जाए। क्या कोई नया नेतृत्व जो है उसको आगे किया जाएगा, या फिर बिना वही फार्मूला अपनाया जाएगा जो राजस्थान में है कि बिना किसी को प्रोजेक्ट किए चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनेगी उसमें देखेंगे, फैसला करेंगे। लेकिन फैसला तो करना ही पड़ेगा, चुनाव से पहले या चुनाव से बाद, 2 ही समय है। अब आते हैं हरियाणा पर। हरियाणा में
मनोहर लाल खट्टर को 10 साल पूरे हो जाएंगे अगले साल, जब विधानसभा का चुनाव आएगा उससे पहले। वो कोई करिश्माई नेता नहीं है, लेकिन वो काम चलाऊ नेता है। उनके राज में काम चलता रहा पार्टी का। पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं सहना पड़ा, लेकिन कोई बहुत बड़ा फ़ायदा भी नहीं हुआ। अब पार्टी को ये तय करना है कि मनोहर लाल खट्टर क्या तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए जाना डिज़र्व करते हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर उनकी जगह कौन लेगा, उनका विकल्प कौन होगा। ये फैसला, अगर मान लीजिए कि चुनाव के समय ये ऐसा फैसला नहीं होता है, मनोहर लाल खट्टर को नहीं हटाया जाएगा, तब भी चुनाव बाद पार्टी को भविष्य की दृष्टि से ये फैसला करना ही पड़ेगा कि हरियाणा में उसका नया नेता कौन होगा, नया मुख्यमंत्री कौन होगा अगर सरकार चुनकर आती है तीसरी बार। और हरियाणा में ये फैसला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में पार्टी का जो जनाधार है वो गैर जाट मतदाताओं पर आधारित है। तो आप जाट नेता को आप मुख्यमंत्री बना नहीं सकते। गैर जाट में आप किसको लाएंगे? जो बाहर से आए हैं उन पर इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि पार्टी भरोसा करेगी। फिर अंदर से कौन होगा, ये सवाल होगा। हालांकि ये सवाल जो है 2014 में भी था और उसका जवाब खट्टर के रूप में आया। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन खट्टर जो है 9 साल तो लगभग पूरे करने जा रहे हैं, 10 साल हो जाएंगे अब। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के चौंकाने वाले काम करती रहती है। तो हरियाणा में भी हो सकता है, लेकिन फिर वही बात कह रहा हूँ कि सोचना तो पड़ेगा पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन के बारे में, यानी भविष्य के बारे में। उसके बाद राज्य आता है झारखंड। झारखंड में कह सकते हैं एक तरह से कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री है और अभी नेता है, और उसके अलावा जो है अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का ये जो जमावड़ा है, ये पार्टी की समस्या के लिए समाधान की बजाय समस्या बना हुआ है। पार्टी की कमान किसको सौंपी जाए? जिसको सौंपी जाएगी बाकी दो मिलकर जो है उसका बेड़ा गर्क करने में लग जाएंगे। तो सवाल ये है कि उनसे निपटा कैसे जाए, उनको समझाया कैसे जाए, उनको अनुशासन में कैसे लाया जाए। ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब लोकसभा चुनाव होते होते कम से कम पार्टी को खोजना पड़ेगा, या लोकसभा चुनाव के कहिए 1 महीने बाद पार्टी को इसका जवाब तलाशना पड़ेगा कि झारखंड में उसका भविष्य का नेतृत्व कौन होगा, कैसा होगा, किस समुदाय से होगा, आदिवासी होगा, गैर आदिवासी होगा। इन सब सवालों से पार्टी को जूझना है और इसका जवाब खोजना है। उसके अलावा 2 राज्य ऐसे, पूर्व के 2 राज्य जहां बीजेपी सत्ता में तो रही लेकिन उसका मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाया, और ये राज्य हैं उड़ीसा और बिहार। अगर उड़ीसा में बीजेपी को इस बार सत्ता में आने की दावेदारी पेश करनी है, यानी इस तैयारी से अगर उतरना है, क्योंकि नवीन पटनायक को लगभग 24 साल से ज़्यादा हो जाएंगे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। दूसरा, उनकी पार्टी में नंबर 2 कोई नहीं है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी के लिए 2024 में उड़ीसा विधानसभा का चुनाव जो लोकसभा के साथ होगा, सबसे सुनहरा मौका होगा सत्ता में आने की दावेदारी पेश करने के लिए। लेकिन नेतृत्व कहाँ है, कौन होगा? क्या पार्टी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नवीन पटनायक के कद के सामने किसी को पेश किए बिना, हालांकि जो भी होगा वो नवीन पटनायक की तुलना में बहुत छोटा नज़र आएगा, इसके बावजूद अगर किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि नुकसान हो सकता है उड़ीसा में। अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन उड़ीसा के लोग जानना चाहेंगे कि अगर नवीन पटनायक का साथ हम नहीं देते हैं तो कौन होगा जो हमारा मुख्यमंत्री होगा। और बिहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए यक्ष प्रश्न बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा उम्मीद है कि 2025 का चुनाव, हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद भी 1.5 साल का समय होगा, लेकिन फिर भी अगर नेतृत्व का फैसला नहीं होगा, बिहार में मात खा रही है बीजेपी, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके पास स्टेट लीडरशिप नहीं है। अगर स्टेट लीडरशिप के बारे में पार्टी फैसला नहीं करती है, जिसको भी नेता बनाना है उसको काम करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी के लिए मुश्किल होगी। अब इनके अलावा एक और राज्य है जहां फैसला तो अभी होना है, कर्नाटक की बात कर रहा हूं। मई में वहां विधानसभा चुनाव है और येदियुरप्पा का मामला ऐसा है कि पार्टी उन्हें न निगल पा रही है न उगल पा रही है। उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी पर वो रिटायर नहीं हो रहे,
और पार्टी में इतना साहस नहीं है कि उनको जबरन रिटायर करने की घोषणा अपनी ओर से कर दे। हालांकि औपचारिक रूप से सब हो चुका है, लेकिन अनौपचारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जिस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को येदियुरप्पा ने बंधक बना लिया है, वो पार्टी के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सुखद स्थिति नहीं है। तो विधानसभा चुनाव से तो पहले तो कुछ करने की स्थिति में पार्टी है नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को कर्नाटक में भविष्य की राजनीति की दृष्टि से अपना नेतृत्व सामने लाना पड़ेगा। किसी ऐसे व्यक्ति को बनाना पड़ेगा जो सबको साथ लेकर चले, जो सब में जो विश्वास पैदा कर सके। बसवराज बोम्मई ने सरकार तो चलाई है, लेकिन वो कोई विश्वास पैदा करने वाले, कोई करिश्माई नेतृत्व वाले, चमकदार नेतृत्व वाले नेता नहीं हैं। वो जितने समय चल गए वही बोनस है, उससे ज़्यादा चलेंगे ऐसा लगता नहीं। हालांकि भाजपा में कुछ भी हो सकता है अगर सरकार लौट कर आए तो उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन वो ऐसा करना भविष्य के लिए शायद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण का एकमात्र राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और तीसरी बार सत्ता में है, लेकिन कभी उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अगर इस बार पूर्ण बहुमत मिलता है तो उसके सामने ये विकल्प होगा कि वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो अपनी मर्जी से भविष्य को दृष्टि में रखकर नया नेतृत्व चुने, किसी नए व्यक्ति को सरकार की कमान सौंपे। ये सवाल हैं जो भाजपा को अगले 16-17 महीनों में हल करने हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है कि चुनाव के बाद जो पहला सवाल आएगा, वैसे तो आएगा मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का ही, उसमें बदलाव होंगे ही, लेकिन एक बदलाव जो अभी से दिखाई देता है वो है नितिन गडकरी का। मुझे पिछले 10 साल में, मतलब 24 में 10 साल हो जाएंगे, 10 साल में नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तालमेल नहीं बिठा पाए। वो जो खटपट है वो हमेशा नज़र आती रहती है और वो बहुत लंबे समय तक ऐसा चल नहीं सकता। कब तक संघ के नाम पर उनको पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ढोएगा, ये एक बड़ा सवाल है। उसका जवाब जो है 2024 में खोजना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2024 के मोदी मंत्रिमंडल में नितिन गडकरी का नाम ना हो। जिस तरह से पिछले मंत्रिमंडल में सुषमा स्वराज की विदाई हुई थी, हो सकता है 2024 में नितिन गडकरी की विदाई हो जाए। सुषमा स्वराज का तालमेल दोनों नेताओं से बहुत अच्छा था, इसके बावजूद बेहतर विकल्प, अगर पार्टी को नितिन गडकरी का बेहतर विकल्प नज़र आता है, जैसे एस जयशंकर के रूप में सुषमा स्वराज का नज़र आया था, तो नितिन गडकरी का जाना तय हो जाएगा। और मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला एक तरह से फ्लॉप रहे और फ्लॉप ना होते तो भी उनका दोबारा बनना मुश्किल था। उनको वो जो पद मिला वो उनकी योग्यता क्षमता से बड़ा था, जिसको वो उस तरह से संभाल नहीं पाए। और पिछली उनसे पहले जो उनकी पूर्ववर्ती लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन, वो भी एक मुद्दे के कारण, ऐसे तो कई मुद्दे थे छोटे छोटे, जिस तरह से उन्होंने रेजिस्ट करने की कोशिश की, सरकार को ये बताने की कोशिश की कि मैं स्वतंत्र हूँ, पार्टी से ऊपर हो गई हूँ। उन्होंने खास तौर से आधार बिल को जब मनी बिल के रूप में लाया जा रहा था, तब उन्होंने पार्टी को सिर के बल खड़ा कर दिया। 3-4 बार वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनके यहाँ जाना पड़ा समझाने के लिए। बहुत मुश्किल से, बड़े दबाव के बाद वो इसके लिए तैयार हुई थी। और वो एक मुद्दा था जिसके कारण वो लोकसभा अध्यक्ष तो दोबारा वैसे भी न बनती, लेकिन उसके बाद आज उनका मध्य प्रदेश में भी कोई नाम लेवा नहीं है। मुझे लगता है कि ओम बिरला की स्थिति शायद इससे भी बुरी होगी। राहुल गांधी के भाषण में, अभी बजट सत्र के दौरान पहले भाग में जो भाषण हुआ, उसमें से कुछ शब्द, उनके भाषण के कुछ अंश निकालने पर उन्होंने जिस तरह से सरकार को परेशान किया, उसके बाद उन्होंने अपना केस खुद ही खराब कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि उनको दूसरा मौका मिलेगा। तो पार्टी के सामने एक चुनौती होगी किसी ऐसे व्यक्ति को बनाने की, लोकसभा अध्यक्ष जो सदन को भी चला सके, जो पार्टी की ज़रूरतों को भी समझ सके, जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के भी बारे में जानता हो, उसकी भी समझ रखता हो। तो बिना मांगे एक सलाह, मुझे लगता है कि जितने
पीठासीन अधिकारियों को यानी विधानसभा अध्यक्षों को मैंने देखा है काम करते हुए। उनमें उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना वो सबसे उपयुक्त नज़र आते हैं। उनको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की भी जानकारी है, जितना शांत स्वभाव है, जिस तरह से विपक्ष को हैंडल करते हैं, ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी जैसा विपक्ष जो उदंडता का कोई मौका छोड़ता नहीं, और जिस तरह से वो हाउस को कंडक्ट करते हैं, मुझे लगता है कि लेकिन उसके लिए बहुत सी बातें, बहुत से अगर मगर हैं कि पहले वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, लोकसभा का चुनाव जीतें और उसके बाद पार्टी उनको बनाने को तैयार हो। तो ये बहुत से हैं, लेकिन जो दिखाई देता है उनमें एक व्यक्ति वो दिखाई देते हैं। हो सकता है कि लोकसभा में जो लोग चुन कर आए हैं उनसे कोई बेहतर भी हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नया लोकसभा अध्यक्ष मिलेगा सदन को। और इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बदलाव, वो तो तारीख तो तय हो चुकी है, जून 2024 तक कार्यकाल है वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। उसके बाद नया अध्यक्ष बनना है। सीआर पाटिल स्वाभाविक दावेदार नज़र आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अक्सर ऐसा होता है कि जो स्वाभाविक होता है वो आखिर में आते आते अस्वाभाविक बन जाता है। तो क्या फैसला होगा पता नहीं, बदलाव होगा इतना तो तय है, पार्टी तय कर चुकी है। इसलिए अगले 1.5 साल में 17-18 महीनों में भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो इसलिए अगले 17-18 महीने राजनीतिक रूप से बड़े हलचल वाले होने हैं। विधानसभा चुनाव अभी, लोकसभा से पहले, फिर लोकसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव, ये सब 2024 नवंबर-दिसंबर तक हो जाने हैं। इसलिए इन राजनीतिक घटनाओं पर आप भी नज़र रखिए, मैं भी नज़र रखता हूँ। कुछ और पता चलेगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।